खबर देंगे आपको मुल्तान से। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने आ गए। कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, ये मनासिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुल्तान से ये मनासिर हैं जहां इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का ऑफिस, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था है। जिसके हाथ जो आ रहा है वो वही चला रहा है। गमले उठा के मारे जा रहे हैं और एक दूसरे पर खूब गमलों की बरसात की जा रही है। तो आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। इलेक्शन कमीशन का ये ऑफिस है जो इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान आमने सामने हैं और एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं, गमले बरसा रहे हैं। जिसके हाथ जो आ रहा है वो बरसा रहा है। तो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनान। मुल्तान के ये मनाजिर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर, जहां पर तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनान आमने सामने आ चुके हैं। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। कारकुनों ने एक दूसरे पर गमले भी फेंके हैं। तो ये मनाजिर आप दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमान खान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, क्या मामला पेश आया यहाँ पर? जी बिल्कुल, NA 155 का जो ज़िमनी इलेक्शन है 16 मार्च को होगा और इसी सिलसिले में कागजात नामजदगी का जो सिलसिला है जमा कराने का वो जारी है। वक्तन फवक्तन कागजात जमा कराए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि NA 155 है जहाँ से तहरीक इंसाफ के जो साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं आमिर डोगर वो पहुंचे हैं अपने कारकुनान के हमरा। उसके साथ साथ जो है तारिक रशीद जो कि साबिक MNA रहे हैं नून लीग के, वो पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर पहुंचे हैं और उसके साथ साथ वक्तन फवक्तन नारेबाजी की गई। उसके बाद जो है यहाँ पर लड़ाई हुई है, जिसके बाद जो है यहाँ पर गमले चलाए गए हैं। 7 कारकुनान जो है दोनों पार्टियों के जो यहाँ पर जख्मी हुए हैं और सूरत हाल है कि यहाँ पर रेस्क्यू बुलाई गई है। पुलिस की भारी नफरी को जो है यहाँ पर तलब किया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस को ताले लगाए गए हैं। अभी भी नारेबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है। जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, कारकुनान दोनों पार्टियों के कारकुनान ने उसका घेराव किया हुआ है, गमले चलाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो शीशे हैं वो तोड़ दिए गए हैं और भारी जो है नुकसान देखने में आ रहा है। सूरत हाल के अभी भी नारेबाजी की जा रही है। एक जानिब नुमान, हम फुटेज में देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बावजूद हालात कंट्रोल में दिखाई नहीं दे रहे। क्या अब पुलिस एहलकारों ने कंट्रोल कर लिया तमाम तर मामले को? जी बिल्कुल, पहले रूटीन में जो है 4 से 5 पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद थे जिनको रिटर्निंग ऑफिस के दफ्तर के बाहर जो है यहाँ पर तैनात किया गया था। लेकिन अब सूरत हाल है कि जैसी लड़ाई हुई है तो उसके बाद जो है अब 15 पर जो है कॉल की गई है, पुलिस हुकाम को कॉल की गई है कि मजीद नफरी जो है यहाँ पर भेजी जाए। अब नफरी जो है पहुँचना शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर नारेबाजी का सिलसिला जारी है। दोनों पार्टी जो हैं उनके कारकुनान जो हैं अपने अपने जो कायदीन हैं उनके खिलाफ नारेबाजी की। अच्छा नुमान, ये बताएगा कि मामला जहाँ तक पहुँचे कैसे, इस नौबत जहाँ तक कैसे आई कि एक दूसरे को गमले उठा के मारने लग गए? जी बिल्कुल, पहले आमिर डोगर ने जो है यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराए। जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर आए हैं तो उसके बाद नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने यहाँ पर कागजात जमा कराने थे। बड़ी तादाद में कारकुनान थे। जैसे ही वो PTI के कारकुनान के पास से गुजरे तो उन्होंने नारे लगाए हैं, घड़ी चोर के नारे लगाए हैं, जिससे जो है ये इश्तिहाल पैदा हुआ। उसके बाद जो है दूसरी पार्टी की जाने से भी नारे लगाए गए हैं मियां नवाज शरीफ के खिलाफ। तो उसके बाद जो है यहाँ पर इश्तिहाल शुरू हुआ है, गमले मारे गए, एक दूसरे को डंडे मारे गए हैं, उसके बाद डंडे लगाए गए हैं। यहाँ पर अभी भी जो है वक्तन फवक्तन जो है नारेबाजी का सिलसिला जारी है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, इसी वजह से मजीद जो है नफरी यहाँ पर तलब की गई है। लेकिन कारकुनान दोनों पार्टियों के मुश्तिल है। उनका कहना यह कि ये ज़िमनी इलेक्शन जो है वो किसी सूरत नहीं होने देंगे। अगर इस तरह की सिनेरियो रहा तो वो इलेक्शन के जो नतीजे है उसको भी तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का रोल था कि सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड करते, इसको बेहतर बनाते, कारकुनान में इश्तिहाल ना आता, उनको रोका जाता, बाहर ही पहले रोका जाना चाहिए था। लेकिन वो क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हदूद के अंदर दाखिल हुए, नारेबाजी की है, तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ नोटिस ले और कार्रवाई करे। जी अच्छा नुमान, ये बताइए कि इस वक्त पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है। आपने जैसा कि बताया कि इजाफी नफरी तलब की गई है, तो इन कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है उनकी जानिब से? नुमान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, कोशिश करेंगे कि दोबारा राब्ता करें। ये मुल्तान के आप मनासिर देख रहे हैं, ये कोई मैदान जंग नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। मामला ये हुआ कि 16 मार्च को जो ज़िमनी इलेक्शन होना है कौमी असम्बली का, उस सिलसिले में कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए दोनों पार्टियों के कारकुनान यहाँ पर पहुँचे और एक दूसरे के लीडरान के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिसके बाद मामलात हाथ से निकलते हुए दिखाई
दिखाई दिए। एक इश्तियाल दिखाया गया और उसके बाद गमलों तक नौबत आ गई। एक दूसरे को डंडे मारे गए, गमले बरसाए गए और पुलिस की इजाफी नफरी को यहाँ पर तलब करना पड़ा। नोमान ने एक बार फिर हमें ज्वाइन कर लिया। नोमान, इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की कोई स्ट्रेटजी सामने आई है? जी बिल्कुल, जैसा कि 7 कारकुनान जो हैं दोनों पार्टियों की जानिब से जख्मी हुए हैं। दोनों पार्टियां जो हैं उन्होंने अपनी अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट कराने के लिए मुतलका थाने से रजू कर लिया है। एक पार्टी का ये कहना है कि उनकी तरफ से हमला हुआ है, जबकि दूसरी का मौक़िफ़ ये कि उनके ऊपर हमला किया गया। वो पुरअमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने नोटिस लिया है। उसके बाद जो है अब कार्रवाई जो है एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी शुरू की जाएगी, मुतलका थाने को दरखास्त दी जाएगी। लेकिन सूरत हाल ये कि अब मजीद नफरी जो है तलब की गई है, मजीद नफरी तलब की गई है और दोनों जानिब से कारकुनान जख्मी होने के इत्तलात भी हैं। बहुत शुक्रिया नोमान खान बाबर हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद एक रोज़ के लिए मरी पुलिस के हवाले। शेख रशीद को कल 2 बजे दोबारा पेश किया जाए। अदालत की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। शेख रशीद के खिलाफ थाना मरी में दर्ज मुकदमे का ये मामला है। दौरान समाअत शेख रशीद ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जान दे दूंगा, हमदर्दियाँ नहीं तब्दील करूँगा। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। हसीब, कहिएगा। जी बिल्कुल, ये थाना मरी के अंदर दर्ज मुकदमे का मामला है, जिसके अंदर आज जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थी ड्यूटी मिस रिफत महमूद ख़ान की अदालत में शेख रशीद को पेश किया गया था और अदालत ने एक रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर किया है और शेख रशीद को मरी पुलिस के हवाले कर दिया है। और अदालत ने फैसले में ये भी हुक्म दिया है कि कल 2 बजे तक मुताल्लिका अदालत में पेश करें शेख रशीद को। आज मरी पुलिस के जो तफ्तीशी अफसर थे वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से आज सुबह में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके अंदर तलबी का जो है वो इस्तदा की गई थी कि शेख रशीद को मरी के थाना में जो दर्ज FIR है उसके अंदर तलब किया जाए ताकि उनका राहदारी रिमांड लिया जा सके, जिसके ऊपर अदालत ने उनका तलबी का जो दरख्वास्त थी उसे मंजूर किया और शेख रशीद को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। जिसके बाद अडियाला जेल से शेख रशीद को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। वकला जो थे वो अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर अदनान जो थे उनकी जानिब से राहदारी रिमांड की इस्तदा की गई और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि क्योंकि ये FIR थाना मरी की है तो मरी पुलिस को मज़ीद तफ्तीश करनी है, जिसके ऊपर जो शेख रशीद के वकला थे उनकी जानिब से मुखालफत भी की गई और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शेख रशीद जुडिशल रिमांड के ऊपर अडियाला जेल में हैं, उनकी तहवील में हैं। उनसे मरी पुलिस ऑलरेडी अडियाला जेल जाके तफ्तीश कर चुकी है, जो उन्होंने तफ्तीश करनी थी वो कर चुके हैं। मज़ीद अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रिकवरी उन्होंने करनी हो, तो अदालत राहदारी रिमांड की जो इस्तदा है उसे मुस्तरद करे। अदालत ने ये फ़ैसला महफूज किया। फ़ैसला महफूज करने के बाद जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं रिफत महमूद ख़ान, उनकी जानिब से ये मुख्तसर फ़ैसला सुनाया गया है। अदालत ने एक रोज़ा राहदारी रिमांड की जो है वो मंजूर कर लिया है और एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने कल 2 बजे तक का ये टाइम दिया है मरी पुलिस को कि वो मुतल्लिका जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी अदालत में शेख रशीद को पेश करें। ओवरऑल ये इससे कबल थाना अपारा के अंदर ये FIR थी, जिसके अंदर शेख रशीद जुडिशल रिमांड में अडियाला जेल में कैद हैं। इससे कबल मरी पुलिस की जानिब से अदालत से रुजू भी किया गया था। जो शेख रशीद के वकला थे उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि राहदारी रिमांड जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं उमर शब्बीर ने एक दफ़ा मुस्तरद कर दिए हैं, जिसके ऊपर जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो पहले राहदारी रिमांड की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद नहीं हुई थी, वो प्रोसीजर मुकम्मल ना होने के बायस उसको जो है वो वापस किया गया था और अदालत ने हुक्म दिया था कि प्रोसीजर को मुकम्मल किया जाए। जिसके बाद ये प्रोसीजर मुकम्मल करते हुए आज अदालत से रुजू किया है और अदालत जो है राहदारी रिमांड दे ताकि जब शेख रशीद साहब को पेश किया गया अदालत में तो इस मौके पर उनकी जानिब से मीडिया से भी कुछ गैर रस्मी सी गुफ्तगू भी की गई, उन्होंने मीडिया को कुछ बातें भी की। वो क्या गुफ्तगू कर रहे थे शेख रशीद साहब? बिल्कुल, जो शेख रशीद थे जब आए अदालत के अंदर तो उस वक्त उनका मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की उनकी जानिब से और उनका बेसिक जो मकसद था बात करने का, जो पैगाम वो देना चाह रहे थे वो ये था कि ये लोग जो है मेरी वफ़ादारियाँ तब्दील करना चाहते हैं और मैं कभी भी इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान के साथ ही मेरा जीना मरना है और उन्हीं के साथ ही मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो बेसिक उनका ये था कि गुज़िश्ता रात भी कुछ अहम शख्सियात से मेरी मुलाकात करवाने के लिए ये लोग लेके जाना चाहते थे और बेसिक उनका
मकसद ये था कि वफादारी तब्दील की जाए, और मैं वफादारी तब्दील नहीं करूँगा। शेख रशीद जब कमरा अदालत में भी पेश हुए तो उस वक्त भी उनकी जानिब से कुरान शरीफ पे हाथ रख के जो है ये बयान दिया गया कि मेरे ख़िलाफ़ ये सियासी बुनियादों के ऊपर मुकदमा किया गया है। मैंने किसी पुलिस अफसर का, पुलिस एहलकार की वर्दी नहीं फाड़ी। मेरे ऊपर जो पुलिस एहलकार आए थे मेरे घर, वो जो है असला जो कि लाइसेंस शुदा था वो भी लेके गए हैं, दिगर नकदी भी, घड़ी, तहाइफ जो थे वो भी यहाँ से मेरे घर से लेके गए हैं। शेख रशीद ने एक और बात भी की कि मेरे जो 2 मोबाइल थे, दोनों मोबाइलों के पासवर्ड भी जो है मैं पुलिस को दे चुका हूँ। जब मोबाइल के पासवर्ड दे चुका हूँ तो उसके अंदर सिर्फ मीडिया की जो वर्कर्स हैं, जो नुमाइंदगान हैं, उनके नंबर हैं। इसके अलावा कोई रॉ का एजेंट का या रॉ की इससे रेलिवेंट कोई भी मुल्क दुश्मन अनासिर का किसी का भी जो है नंबर नहीं है। बेसिक उनका मकसद ये था कि मैं अपनी एफिलिएशन को वो जाहिर करना चाह रहे थे, और उनका ये था कि फ़ौज हमारी है, मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी नहीं जा सकता, मैं अपनी वफ़ादारी कभी नहीं तब्दील कर सकता, जान दे दूँगा, वफ़ादारी नहीं तब्दील करूँगा। ये शेख रशीद का इस तरह से उनके जानिब से ये बात की गई थी, और बेसिक बुनियादी मकसद जो था अदालत के अंदर आज पेश करने का, वो मरी पुलिस के का राहदारी रिमांड का वो था। मरी पुलिस का जो राहदारी रिमांड था उसमें जैसे कि आपने बताया कि शेख रशीद के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि ना मोबाइल बरामद करने हैं, ना कोई ऐसी बात है, तो क्यों राहदारी रिमांड तलब किया जा रहा है? आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया, हसीब आपका बहुत शुक्रिया। आइन ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता, मुल्क में इंतख़ाबात मुलतवी या उनमें ताख़ीर करने का जवाज़ फराहम करने वाले हालात नहीं हैं। सूबाई असम्बली के इंतख़ाबात का फौरी ऐलान किया जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। इंतखाबात के हवाले से खतरनाक क्यास आराइयों पर मबनी प्रोपोगंडे को खत्म करना जरूरी। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक तहलील शुदा सूबाई असम्बलियों का इंतखाबी शेड्यूल फौरी जारी किया जाए। जिम्मेदारी पूरी ना की तो इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहरेगा। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को तंबीह कर दी। सदर मुमलिकत ने खत में कहा है कि आइन का आर्टिकल 224 असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात पर जोर देता है। इलेक्शन कमीशन फराइज की अदायगी में नाकाम रहा तो इलेक्शन कमीशन ही आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज से बचने के लिए तहलील शुदा सूबाई असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल का फौरी ऐलान किया जाए। सदर की जानिब से खत में दुनिया के दीगर ममालिक की मिसालें देकर भी इंतखाबात की अहमियत और ज़रूरत को उजागर किया गया है। सदर का कहना है कि आलमी तारीख साबित करती है कि इंतखाबात के इल्तवा ने जमहूरियत को तवील मुद्दती नुकसान पहुँचाया। पुरानी जमहूरियतों ने जंगों के दौरान भी इंतखाबात में ताख़ीर नहीं की। अमरीका ने 1812 में बरतानिया के साथ जंग के बावजूद इंतखाबात कराए। अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन ने 1864 में खाना जंगी के दौरान भी इंतखाबात को मुअत्तल करने का नहीं सोचा। दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत पंजाब के आम इंतखाबात से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब की इंतजामी सूरत हाल से आगाह किया, जबकि IG पंजाब ने सिक्योरिटी से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन हुकाम को ब्रीफिंग दी। अहम खबर है, नैब कानून में तब्दीली से फायदा उठाने वालों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश। नैब रिपोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का नाम शामिल है। इसके अलावा फरजाना राजा, यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान भी शामिल हैं। नैब रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद भी फ़ायदा उठाने वालों में शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी। आमिर, बताइएगा कौन कौन बहरामंद हुआ है नैब रिपोर्ट में? देखिए, नैब ने तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी है और इस रिपोर्ट में ये नैब ने बताया है कि नैब की जो हालिया तरमीम है उनसे फायदा उठाने वालों के जो मजमूई केसेस हैं उनकी तादाद 111 है। और इन फायदा उठाने वालों में जो अहम शख्सियात हैं उनमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरजाना राजा, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद, इनके बेटे जो दीगर शामिल हैं, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज, जफर गोंदल, सादिक इमरानी, नवाब असलम रईसानी, लश्करी रईसानी, असफन यार काकड़, अरबाब आलमगीर, आसमा अरबाब आलमगीर, शेर आजम वजीर भी नैब तरमीम से फायदा उठाने वालों में शामिल है। और मजमूई तौर पे नैब तरमीम से जो केसेस रिटर्न किए गए हैं, वापस किए गए हैं और उनको नैब के दायरा इख्तियार से निकाला गया है, उनकी तादाद 111 है। और इसके अलावा जो 50 ऐसे केसेस हैं जो इमरान खान के दौर में और PTI के दौर में होने वाली नैब तरमीम है, उससे
से फायदा उठाने वाले और उन दौर में जो केसेस बंद हुए थे उनकी तादाद 50 है, जबकि हालिया नैब तरमीम से खत्म होने वाले केसेस की तादाद 111 है। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। लाहौर से खबर देंगे आपको, जहां पंजाब में निगरान हुकूमत की इख्तियारात से मुतालिक दरखास्तें सामने आई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इन दरखास्तों पर नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच में जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर की जगह जस्टिस अनवार हुसैन शामिल किए गए हैं। 5 रुकनी लार्जर बेंच कल दोपहर 12:30 बजे समाअत करेगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने पंजाब में निगरान हुकूमत के इख्तियारात से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत के लिए नया 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। लार्जर बेंच की सरबराही लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नक्शी करेंगे, जबकि लार्जर बेंच में जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर की जगह जस्टिस अनवार हुसैन को शामिल किया गया है। लार्जर बेंच में जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस आसिम हफीज शामिल होंगे। ये लार्जर बेंच कल दोपहर 12:30 बजे केस की समाअत करेगा। आज जब केस की समाअत हुई तो सरकारी वकील की जानिब से जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर पर एतराज उठाया गया और ये कहा गया कि जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर पहले ही एडवोकेट जनरल अहमद अवैस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत से एतराज कर इस हवाले से इनकार कर चुके हैं, लिहाजा वो अब इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते, जिसके बाद जस्टिस अली बाकर नक्शी ने ये बेंच तहलील कर दिया था। तो अब चीफ जस्टिस ने नया 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर की जगह जस्टिस अनवार हुसैन को शामिल कर दिया है। और अब ये लार्जर बेंच कल दोपहर 12:30 बजे एडवोकेट जनरल पंजाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक, आपने अपडेट किया। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। कौमी असम्बली के 43 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात ता हुक्म सानी रोक दिए गए। मोहम्मद अशफाक रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीक इंसाफ के 43 मुस्ताफी MNAs की दरखास्तों पर समाअत की। रियाज फतेहाना समेत 43 अरकान ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। दरखास्त में स्पीकर कौमी असम्बली के 22 जनवरी और इलेक्शन कमीशन के 25 जनवरी के नोटिफिकेशन चैलेंज किए गए। दरखास्त गुजारों के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ के 43 MNAs ने इस्तीफे मंजूर होने से पहले ही वापस ले लिए थे। इस्तीफे वापस लेने के बाद स्पीकर के पास इख्तियार मौजूद नहीं कि वो इस्तीफों को मंजूर करे। वकील ने नुक्ता उठाया कि अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे अदालत उज़्मा के तय करदा कवानीन के बरअक्स मंजूर किए गए। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम कलअदम करार दे। अदालत स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को भी कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने दायर दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने PTI MNAs के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। 43 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुक्म सानी रोक दिए गए। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर मंजूर किए, कवायद व ज़वाबित पर अमल नहीं किया गया। पिटीशन में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि स्पीकर ने जो प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जो कार्रवाई करनी होती है रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि हर एक को बुला के उनको पूछ के बाकायदा पूछने के बाद रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करनी होती है, वो उन्होंने नहीं की और इसलिए उन्होंने ना सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी की बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, जो फैसले हैं जो कहती हैं कि ये प्रोसीजर फॉलो करना ज़रूरी है, उसको भी नहीं माना। जस्टिस शाहिद करीम ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। अहम खबर देंगे आपको। इमरान खान की चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस छापे की मसम्मत। मनमानी गिरफ्तारियों और अगवा की शदीद मसम्मत करता हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये लोग जानते हैं कि ये कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। रियासती ताकत के वहशियाना इस्तेमाल के जरिए हमें शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, आगाह कीजिएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ की रिहाइशगाह पर पुलिस छापों की मसम्मत की और कहा है कि गुजरात में पुलिस के घर पर परवेज़ के घर पर पुलिस के जो बार बार छापे हैं उनकी मसम्मत करता। उन्होंने कहा कि परवेज़ के साथ उनके हामियों और उनके साथ काम करने वालों की मनमानी गिरफ्तारियों और अगवा की भी शदीद मसम्मत करते हैं। इमरान खान का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हैंडलर्स की तरफ से बदतरीन नंगी जारियत का मुजाहरा किया जा रहा है और तमाम लोगों में खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है जो हमारी हमायत करते हैं।
عمران خان نے کہا کہ ہماری حکومت کے دوران شریفوں اور دیگر لوگوں کی جو گرفتاریاں ہوئیں اور کارروائیاں ہوئیں وہ اقتدار میں آنے سے پہلے اور پاناما انکشافات سے قبل جو 95% سے زائد دائر کیے گئے کیسز تھا اس کا نتیجہ تھا۔ دوران حراست انہیں VIP ٹریٹمنٹ حاصل رہا، لیکن وہ NRO چاہتے تھے جسے ہم نے مسترد کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ اس کے برعکس وہ اثاثہ کرنے، گرفتاریاں کرنے، حراستی تشدد اور اغوا کے تمام طریقے جو ہے وہ ہمارے خلاف سیاسی انتقام کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیاقت، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ سیلاب جیسی قدرتی آفت قیامت سے پہلے قیامت تھی۔ 3 کروڑ سے زائد پاکستانی متاثر ہوئے، عالمی اداروں نے توقعات سے بڑھ کر مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ UN سیکرٹری جنرل کی خصوصی کوششوں کے مشکور ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام جاری ہے، وعدوں کی تکمیل اور پاسداری کریں گے۔ وہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ قیامت سے پہلے قیامت گزر چکا ہے اور یہ میرا ذمہ داری ہے نہ صرف دنیا کو یاد دلوانا مگر اسلام آباد کو یاد دلوانا کہ سارے جو ہمارا ضروریات ہے وہ اپنی جگہ، سب سے پہلے ہمارا فرض ہے، ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم ان سیلاب متاثرین کو مدد کریں۔ انٹرنیشنل اداروں کا بھی، IMF کا بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ بالکل جو بھی ضرورت ہو ہمارا معیشت کے لیے، جو بھی پاکستان سے ایکسپیکٹڈ ہے ہمارا اکنامک ریفارم کے لیے، معیشت کو بہتر چلانے کے لیے، وہ ہم سے کروائے، مگر ساتھ ساتھ سیلاب متاثرین کو وہ تلفظ دلایا جائے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ کا نیا ریکارڈ قائم۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کابینہ میں مزید 5 معاونین خصوصی کا اضافہ کر دیا۔ کابینہ کا حجم 83 اراکین تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد سے جاوید حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ میں ایک بار پھر توسیع، 5 مزید معاونین خصوصی کے ساتھ وفاقی کابینہ کی مجموعی تعداد 83 تک جا پہنچی۔ کابینہ میں شامل ہونے والے نئے معاونین خصوصی میں لیگی ارکان قومی اسمبلی راو اجمل، شائستہ پرویز ملک، قیصر احمد شیخ، محمد حامد حمید اور ملک سہیل خان شامل ہیں۔ نئے معاونین خصوصی کی تعیناتی کے بعد کابینہ کی تعداد نے ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ کا ریکارڈ بھی بنا دیا۔ تمام 5 نئے معاونین خصوصی کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئے معاونین خصوصی کو کوئی قلمدان نہیں دیا گیا۔ وفاقی کابینہ میں وفاقی وزراء کی تعداد 34، وزراء مملکت 7 اور مشیروں کی تعداد 4 ہے، جبکہ معاونین خصوصی کی تعداد 38 تک پہنچ گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں وزیر اعظم بننے کی خواہش پہلے تھی نہ اب ہے۔ 35 سال پہلے نون لیگ میں آیا تھا اور گھر بھی اسی پارٹی کے ساتھ جاؤں گا، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چلا۔ موجودہ ملکی حالات میں کون وزیر اعظم بننا پسند کرے گا؟ احتساب کے ادارے ناکام، یہ صرف سیاست چلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ کراچی میں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے نہ پہلے کبھی خواہش تھی وزیر اعظم بننے کی، نہ آج خواہش ہے، اور جو آج حالات ہیں ملک کے اس میں آپ وزیر اعظم بننا کوئی کون قبول کرے گا؟ میرا اصول بڑا واضح ہے کہ پارٹی میں ایک چینج آئی ہے، مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو لیڈرشپ رول میں لایا گیا ہے، میں پارٹی کے ساتھ ہوں، اسی پارٹی میں آیا تھا 35 سال پہلے اور یہاں سے گھر جاؤں گا، کوئی اور جگہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں کسی ٹیکنوکریٹ کا حصہ، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں کبھی نہیں چلا۔ صاحب کے جو ادارے ہیں یہ ناکام ہیں، یہ صرف سیاست چلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے کہا کہ PTI کے 33 لوگ میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں۔ PTI تمام اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، لڑن نہیں بھاگیں گے، آپ بھی میدان چھوڑ کر نہ بھاگیں۔ حماد اظہر نے PDM سے اپریل میں سارے ملک میں الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جہاں تک رہی بات ہمارے 33 استعفوں کی، تو ہم جناب 33 کے 33 لوگ جو رکن قومی اسمبلی ہیں، ہم تیار ہیں، ہم میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم الیکشن سے فرار اختیار نہیں کریں گے، ہم لندن نہیں بھاگیں گے۔ الیکشن کرائیں، سارے الیکشن کرائیں اپریل کے اندر، میدان چھوڑ کر بھاگے نا۔ پاکستان تحریک انصاف ان تمام الیکشنز کے اندر حصہ بھی لے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ اب ہمیں باضابطہ طور پر دعوت آئے گی تو ہم اس پہ مشاورت کریں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے نیو بالا کوٹ سٹی زلزلہ متاثرین کیس کی سماعت میں چیف سیکرٹری اور سیکرٹری ریلیف ورک خیبر پختونخوا کو طلب کرتے ہوئے ایرا سے فنڈز کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ اسلام آباد سے عامر سعید عباسی کی رپورٹ دیکھیے۔
18 साल बाद भी बालाकोट न्यू सिटी मंसूबा नामुकम्मल। जल्जला मुतासरीन को सब्ज बाग दिखाया गया। अरबों रुपए आए, कहाँ गए, हिसाब लाएं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बालाकोट न्यू सिटी जल्जला मुतासरीन केस की समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए जल्जला ज़दा इलाकों में बहाली के लिए कितनी रकम इकट्ठी हुई, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह से हासिल फंड्स से कितनी रकम खर्च हुई और कितनी बाकी है। ये फंड्स किस इदारे के पास हैं। डायरेक्टर हीरा ने बताया कि आबादकारी और तरक्याती मंसूबों के लिए 205 अरब रुपए खर्च किए। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, क्या 205 अरब की रकम खर्च करने का ऑडिट हुआ? ईरा अपनी रिपोर्ट के साथ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी जमा कराए। 18 सालों से दायरे में घूम रहे हैं। जल्जला मुतासरीन को न्यू बालाकोट सिटी का सब्ज बाग दिखाया गया। अदालत ने फंड्स की तफसीलात तलब करते हुए समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी।